पियानो को छूने की हिम्मत किसने की? सेठ विक्रम सिंह की आवाज पूरे लिविंग रूम में गूंज उठी। इस हवेली में सफाईकर्मी आरव की उंगलियां पियानो की चाबियों पर ही जम गईं। उसकी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। मुड़कर देखा तो दरवाजे पर सेठ विक्रम सिंह खड़े थे। उनका चेहरा पीला पड़ गया था और उनकी आंखें किसी छुरी की तरह तेज थीं। उन्हें तो 3 दिन बाद लौटना था, आज कैसे आ गए? आरव आंखों में आंसू लिए अपनी जगह से उठा। वह कोई बहाना नहीं बना सकता था। उसने उस पियानो को छुआ था जिसे छूने की सख्त मनाही थी। लेकिन क्यों? जैसे ही उसने चाबियों को दबाया, उसे लगा जैसे वह अपने घर लौट आया हो। उसकी उंगलियों से जो धुन निकली वह थी टिम टिम करते तारे। उसे धुंधला सा याद आया, जैसे बचपन में किसी के साथ यह धुन बजाई हो। सेठ ने आरव को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा, तुरंत निकल जाओ यहां से। उसी पल गलियारे से एक महिला के सिसकने की आवाज आई। कहानी शुरू करने से पहले कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप यह कहानी कहां से सुन रहे हैं। हम प्रार्थना करेंगे कि उस स्थान पर आपको ढेर सारी खुशियां मिलें। आरव उस विशाल हवेली के सामने खड़ा था जहां आज से उसे काम करना था। 28 साल की उम्र में सफाईकर्मी की नौकरी पाना कोई गर्व की बात नहीं थी, लेकिन वह शुक्रगुजार था कि कम से कम उसे एक नौकरी तो मिली। पिछले 3 महीनों से वह एक दुकान में रात की पाली में काम करके और एक ढाबे पर बर्तन धोकर किसी तरह गुजारा कर रहा था। जब भी मकान मालिक का किराए के लिए फोन आता, उसका दिल दहल जाता था। घर में जब सिर्फ कुछ पैकेट नूडल्स बचते थे तो भविष्य अंधकारमय लगता था। लेकिन यह नौकरी अलग थी। यह एक बड़े उद्योगपति सेठ विक्रम सिंह की हवेली में सफाई का काम था। तनख्वाह भी अच्छी थी और सबसे बढ़कर रहने और खाने की सुविधा भी थी। अब किराए की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, यह सोचकर ही उसका दिल हल्का हो गया था। हवेली के मुख्य द्वार से गुजरकर दरवाजे तक पहुंचते हुए आरव को एहसास हुआ कि वह एक ऐसी दुनिया में कदम रख रहा है जो उसकी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। बड़े से बगीचे में करीने से तराशे हुए पेड़ कतार में लगे थे और एक फव्वारे से पानी की धाराएं शान से ऊपर उठ रही थीं। हवेली की इमारत भव्य थी। क्रीम रंग की बाहरी दीवारें, ऊंची खिड़कियां और बारीक नक्काशी पूरी इमारत को घेरे हुए थी। आरव ने अपनी पुरानी जैकेट को देखा और खुद को कमतर महसूस करने लगा। दरवाज़ा खोलने पर एक अधेड़ उम्र की महिला ने उसका स्वागत किया। तुम आरव हो, है ना? मैं इस घर की मुख्य नौकरानी शांति देवी हूं। आज से तुम्हारा स्वागत है। जी, धन्यवाद। आरव ने झिझकते हुए सिर झुकाया। शांति ने एक दयालु मुस्कान के साथ उसे अंदर आने का इशारा किया। सामान बाद में रख लेना, पहले घर देख लो। सफाई का क्षेत्र काफी बड़ा है, इसलिए धीरे धीरे सब समझना होगा। लिविंग रूम में कदम रखते ही आरव की सांसें थम सी गईं। छत बहुत ऊंची थी और एक विशाल झूमर धीमी रोशनी बिखेर रहा था। संगमरमर का फर्श आईने की तरह चमक रहा था और एक दीवार पर बड़ी बड़ी पेंटिंग्स लगी थीं। लेकिन आरव की नज़र किसी और चीज पर टिक गई थी। लिविंग रूम के बीचों बीच एक बड़ी खिड़की के पास एक काले रंग का ग्रैंड पियानो रखा था। आरव के कदम अपने आप धीमे हो गए। पियानो धूप में चमक रहा था और उसकी चाबियों पर धूल का एक कण भी नहीं था। उसका ढक्कन बंद था, लेकिन उसकी मौजूदगी ही पूरे कमरे पर हावी थी। आरव अनजाने में उसकी ओर एक कदम बढ़ा। उसके दिल में एक अजीब सी भावना उमड़ पड़ी। यह अपरिचित नहीं थी, बल्कि यह बहुत जानी पहचानी लग रही थी, जैसे उसने बहुत पहले खोई हुई कोई चीज फिर से पाली हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उंगलियों में झुनझुनी होने लगी। ऐसा क्यों हो रहा है? उसने पियानो पहले भी देखा था, सड़क पर, संगीत की दुकानों में और टीवी पर भी कई बार देखा था, लेकिन यह पियानो अलग था। यह पियानो कुछ खास महसूस हो रहा था। आरव ने अनजाने में अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। वह पियानो का ढक्कन छूना चाहता था। वह चाबियों को दबाकर देखना चाहता था। वह जानना चाहता था कि कैसी आवाज आएगी। आरव! शांति की तीखी आवाज से आरव चौंक गया और उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। शांति ने उसकी बांह पकड़कर धीमी आवाज में कहा, उस पियानो को कभी मत छूना। ओह, माफ कीजिए, बस थोड़ा अजीब लगा। अजीब लगना ठीक है, लेकिन बहुत सावधान रहना। इस घर का सबसे जरूरी नियम यही है, उस पियानो को कोई नहीं छुएगा। शांति का चेहरा गंभीर था। वह मजाक नहीं कर रही थी।
आरव ने सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में अभी भी एक अनजानी भावना मचल रही थी। सफाई करते समय भी पियानो के आसपास बहुत सावधानी से काम करना, चाबियों को कभी मत छूना, बस हल्के से धूल पोंछ देना। जी, मैं समझ गया, लेकिन ऐसा क्यों है? शांति कुछ देर झिझकी, फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, यह सेठ जी का आदेश है। वजह तो मुझे भी ठीक से नहीं पता, बस इतना जानती हूं कि मुझे यहां आए 10 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन मैंने कभी इस पियानो से आवाज नहीं सुनी। सेठ जी और मालकिन भी इसे कभी नहीं छूते, बस इतना ही समझो। आरव ने एक बार फिर पियानो को देखा। वह सुंदर था, लेकिन अकेला लग रहा था। एक ऐसा वाद्ययंत्र जो आवाज नहीं निकाल सकता, जैसे कोई ऐसा जीव हो जो सांस नहीं ले सकता। वे इसे ऐसे क्यों रखते हैं? एक पियानो जिसे बजाया नहीं जाता, उसे लिविंग रूम के बीचों बीच क्यों रखा गया है? चलो, अब बाकी जगहें दिखाती हूं। शांति उसे आगे ले गई। रसोई, डाइनिंग रूम, गलियारा, सीढ़ियां। घर का कोना कोना देखते हुए भी आरव के दिमाग में पियानो ही घूमता रहा। शाम को आरव ने अपने लिए तय किए गए छोटे से कमरे में अपना सामान रखा। कमरा छोटा था, लेकिन साफ सुथरा था और जरूरत की सारी चीजें मौजूद थीं। बिस्तर पर लेटकर छत को देखते हुए आरव ने आज के दिन के बारे में सोचा। नई नौकरी, नया माहौल और वह पियानो। आरव ने अपने बाएं हाथ के पिछले हिस्से को देखा। वहां एक उभरा हुआ जलने का निशान था। यह चोट कब लगी उसे याद नहीं था। शायद बचपन से ही थी, लेकिन उसे ठीक से कुछ याद नहीं था। हो सकता है आग से जला हो या गर्म पानी से। जो भी हो, यह निशान अब उसके शरीर का एक हिस्सा था। निशान को सहलाते हुए आरव को अचानक एक धुंधली सी याद आई। किसी का औबउन स्पर्श, एक कोमल आवाज, मां के साथ टिम टिम करते तारे बजाओ। क्या उसकी भी कोई मां थी? क्या उसे कभी प्यार मिला था? आरव को कुछ याद नहीं था। उसके पास परिवार की कोई याद नहीं थी। वह एक अनाथ आश्रम में पला बढ़ा था और 18 साल का होते ही उसे अकेले छोड़ दिया गया था। उसके माता पिता कौन थे? उन्होंने उसे क्यों छोड़ा? वह कुछ नहीं जानता था। तो फिर आज उसने जो महसूस किया, वह क्या था? पियानो को देखते ही जो अपनेपन का एहसास हुआ, वह आखिर क्या था? आरव ने सिर हिलाया। यह सब बेकार की बातें थीं। शायद यह सिर्फ एक संयोग था। पियानो सुंदर था, इसलिए उसे अजीब लगा होगा। उसने इस बारे में और न सोचने का फैसला किया, लेकिन सोने से ठीक पहले आरव के मन में अभी भी वह काला पियानो घूम रहा था और एक अनजानी सी तड़प उसके दिल के एक कोने को भर रही थी। अगली सुबह आरव जल्दी उठा और सफाई शुरू कर दी। उसने शांति के बताए अनुसार क्षेत्रों को बांटकर धीरे धीरे सफाई शुरू की। गलियारा साफ किया, बाथरूम धोया और रसोई व्यवस्थित की। काम मुश्किल था, लेकिन आरव ने पूरी लगन से किया। सुबह करीब 10 बजे लिविंग रूम की सफाई की बारी आई। आरव सफाई का सामान लेकर सावधानी से लिविंग रूम में दाखिल हुआ और एक बार फिर वह पियानो के सामने खड़ा था। आज भी पियानो शांत था। सूरज की किरणें उसकी चाबियों पर धीरे से पड़ रही थीं और उसकी चमकदार काली सतह आईने की तरह आरव का चेहरा दिखा रही थी। आरव ने धीरे धीरे पियानो के चारों ओर सफाई शुरू की। उसने धूल झाड़ने वाले से सतह को हल्के से साफ किया और एक मुलायम कपड़े से उसे चमकाया। काम करते समय आरव को महसूस हुआ कि उसके दिल में कुछ मचल रहा है। वह बार बार चाबियों को छूना चाहता था। वह आवाज़ सुनना चाहता था, लेकिन शांति की चेतावनी उसके दिमाग में गूंज रही थी, कभी मत छूना। आरव ने खुद को रोका। सफाई खत्म करके वह पीछे हट गया, लेकिन कदम बढ़ाते हुए भी वह मुड़कर देखे बिना नहीं रह सका। पियानो अभी भी वहीं था और ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे बुला रहा हो। यह अजीब था। यह सिर्फ एक वाद्य यंत्र था, फिर उसका मन इतना क्यों खींच रहा था? वह बार बार क्यों मुड़कर देख रहा था? आरव नहीं जानता था, लेकिन एक बात पक्की थी, इस हवेली में काम करते हुए यह पियानो उसके दिल को हमेशा बेचैन रखेगा। आरव को हवेली में काम करते हुए 5 दिन बीत चुके थे। अब वह सफाई के काम में अभ्यस्त हो गया था और शांति सहित दूसरे कर्मचारियों से भी उसकी थोड़ी बहुत जान पहचान हो गई थी। उसने हवेली की बनावट को लगभग समझ लिया था और यह भी जान गया था कि कहाँ और कैसे सफाई करनी है। लेकिन एक चीज नहीं बदली थी, वह पियानो था। हर सुबह
लिविंग रूम की सफाई करते समय आरव उस काले पियानो के सामने खड़ा होता था। वह सावधानी से धूल झाड़ता और हल्के से उसे चमकाता था। काम करते समय उसके दिल में एक अनजानी भावना मचलती रहती थी। चाबियों को छूने की इच्छा, आवाज सुनने की तड़प। हर गुजरते दिन के साथ यह भावना और मजबूत होती जा रही थी। आरव को लगा कि वह अजीब हो रहा है। वह एक पियानो के बारे में इतना क्यों सोच रहा है? यह सिर्फ एक वाद्य यंत्र है, फिर उसका मन इतना क्यों खींच रहा है? 5वें दिन की शाम को शांति ने आरव से कहा, आरव, कल से 3 दिन के लिए सेठ जी और मालकिन विदेश जा रहे हैं। मुझे भी उनके साथ जाना है। ओह अच्छा, हवेली का ध्यान तुम्हें ही रखना होगा। सफाई रोज की तरह ही करना, और शाम को सिक्योरिटी गार्ड को फोन करके बता देना कि सब ठीक है। मुश्किल तो नहीं है ना? जी कोई बात नहीं। शांति ने मुस्कुराते हुए आरव के कंधे पर थपकी दी। मुझे तुम पर भरोसा है। अगर कोई जरूरत हो तो कभी भी फोन कर लेना। अगली सुबह सेठ, सेठानी और शांति चले गए। आरव ने उन्हें दरवाजे पर विदा किया और जब गाड़ी नजरों से ओझल हो गई तो वह वापस हवेली में आ गया। अचानक हवेली खाली खाली लगने लगी। वैसे तो सेठ सेठानी ज्यादातर अपने कमरे या स्टडी में ही रहते थे, इसलिए उनसे ज्यादा मिलना नहीं होता था, लेकिन किसी के होने का एहसास ही एक सुरक्षा की भावना देता था। लेकिन अब सब अलग था। पूरी हवेली में सन्नाटा पसरा था। आरव ने रोज की तरह सफाई शुरू की। गलियारा साफ किया, रसोई व्यवस्थित की और बाथरूम धोया। काम करते समय तो ठीक था, लेकिन शाम होते ही खामोशी और गहरी हो गई। रात के करीब 8 बजे आरव ने हल्का फुल्का खाना खाया और अपने कमरे में लौट आया। बिस्तर पर लेटकर उसने अपना फोन देखा, लेकिन कुछ खास देखने को नहीं था। सोशल मीडिया पर भी कुछ दिलचस्प नहीं था और खबरें देखने में भी मन नहीं लग रहा था। उसका मन बार बार एक ही तरफ खींच रहा था, लिविंग रूम की तरफ, पियानो की तरफ। आरव बिस्तर से उठा और खिड़की से बाहर झांका। रात के आसमान में तारे चमक रहे थे और चांदनी हवेली के बगीचे को धीरे धीरे रोशन कर रही थी। सब शांत था, बहुत ज्यादा शांत। अचानक उसका दम घुटने लगा। उसे लगा जैसे कोई चीज उसे अपनी ओर खींच रही हो। आरव ने दरवाजा खोला और गलियारे में आ गया। उसके कदम अपने आप लिविंग रूम की ओर बढ़ गए। लिविंग रूम अंधेरे में डूबा हुआ था। आरव ने स्विच ढूंढकर बत्ती जलाई। धीमी रोशनी ने कमरे को भर दिया और पियानो उस रोशनी में खड़ा था। आरव धीरे धीरे पियानो के पास गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। ऐसा एहसास उसे पहले कभी नहीं हुआ था। डर और उम्मीद से मिली जुली एक ऐसी भावना जिसे वह समझा नहीं सकता था। वह पियानो के सामने बैठ गया और बंद ढक्कन को देखने लगा। शांति की चेतावनी उसके दिमाग में कौंधी, इसे मत छूना। लेकिन अभी यहां कोई नहीं था। सेठ सेठानी भी नहीं, शांति भी नहीं, कोई भी नहीं। आरव ने अपने बाएं हाथ के पिछले हिस्से को देखा। उभरा हुआ जलने का निशान रोशनी में साफ दिख रहा था। उसने उंगलियों से उस निशान को सहलाया। वहां की त्वचा सुन्न महसूस हो रही थी। पुराना घाव होने के कारण छूने पर ज्यादा कुछ महसूस नहीं होता था, लेकिन इसी पल उसे कुछ याद आया। एक धुंधली सी याद, बहुत पुरानी, बचपन की एक याद का टुकड़ा। किसी की ओब उन आवाज, मेरे बच्चे के हाथ में एक तारा है। यह एक औरत की आवाज थी, कोमल और प्यारी आवाज। माँ के साथ टिम टिम करते तारे बजाओ, टिम टिम करते तारे, माँ। यह शब्द उसके दिल में चुभ गया। आरव के लिए माँ का कोई अस्तित्व नहीं था, न कोई याद, न कोई चेहरा, कुछ भी नहीं। बस अनाथ आश्रम की टीचरों की कही बातें थीं। तुम्हें छोड़ दिया गया है। तुम्हारे माता पिता कौन हैं यह कोई नहीं जानता। लेकिन इस पल आरव को यकीन हो गया, कोई जरूर था। कोई था जो उसे गले लगाता था, उसका हाथ पकड़ता था और उसे पियानो सिखाना चाहता था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। आरव ने सिर उठाकर छत को देखा। वह आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वे पहले ही उसके गालों पर बह चुके थे। उन्होंने मुझे क्यों छोड़ा? उन्होंने मुझे क्यों त्याग दिया? जो इंसान इतने प्यार से लोरी गाता था और पियानो सिखाना चाहता था, उसने मुझे क्यों छोड़ दिया? आरव ने कांपते हाथों से पियानो का ढक्कन खोला। चाबियां सामने थीं। सफेद और काली चाबियां करीने से सजी थीं। चांदनी खिड़की से होकर चाबियों पर पड़ रही थी। आरव ने धीरे धीरे अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। उसकी तर्जनी उंगली एक सफेद चाबी पर पड़ी।
उसने हानि की सफ़ेद कांपते हाथों से पढ़ाया, हल्के से उसे दबाया। एक आवाज़ गूंजी, साफ और मधुर आवाज़। आरव का दिल उछल पड़ा। उसने फिर से एक और चाबी दबाई। एक और सुर गूंजा। आरव खुद को रोक नहीं सका। उसकी उंगलियां चलने लगीं। उसे ठीक से नहीं पता था कि कौन सा सुर दबाना है, लेकिन ऐसा लगा जैसे उसका शरीर याद कर रहा हो। सा सा रे रे, गा गा टिम टिम करते तारे के पहले सुर। वह अनाड़ी था। उसकी उंगलियां सहज नहीं थीं और लय भी सही नहीं थी, लेकिन धुन साफ थी। माँ माँ गा गा, वह बजाता रहा। आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन उसके हाथ नहीं रुके। उसे पूरा गाना नहीं आता था। बीच में ही वह अटक गया। उसे याद नहीं आया कि अगला सुर कौन सा है, लेकिन कोई बात नहीं, इतना ही काफी था। आरव ने चाबियों पर हाथ रखे हुए सिर झुका लिया। आंसू टपककर उसके घुटनों पर गिर रहे थे। उसका दिल दुख रहा था, लेकिन साथ ही उसे अपउन भी महसूस हो रहा था। एक अनजानी तड़प, दुख और एक धुंधली सी खुशी की मिली जुली भावना ने उसके पूरे शरीर को घेर लिया। क्या सच में उसकी कोई माँ थी? क्या सच में कोई था जो उसे गले लगाता था, प्यार करता था और पियानो सिखाना चाहता था? अगर हाँ, तो वह अब कहाँ है? उसने मुझे क्यों छोड़ा, या फिर कोई मजबूरी थी? आरव नहीं जानता था, लेकिन एक बात पक्की थी, इस धुन को बजाते समय वह अकेला नहीं था। उसे लगा जैसे किसी का ओब उन साया उसके पास है। कुछ देर तक वैसे ही बैठे रहने के बाद आरव ने धीरे धीरे चाबियों से हाथ हटा लिए। उसने ढक्कन फिर से बंद कर दिया। पियानो फिर से शांत हो गया। आरव अपनी जगह से उठा और लिविंग रूम की बत्ती बंद कर दी। अंधेरा फिर से कमरे में छा गया और वह अपने पुराबात को, इसकी दंगवार कमरे में लौट आया। बिस्तर पर लेटने के बाद भी वह काफी देर तक सो नहीं सका। उसके दिमाग में वही धुन गूंज रही थी, टिम टिम करते तारे, और उसे लगा जैसे किसी की कोमल आवाज सुनाई दे रही हो। शाबाश मेरे बच्चे, माँ को तुम पर बहुत गर्व है। आरव ने आंखें बंद कर लीं। आंसू फिर से बह निकले, लेकिन इस बार उसने उन्हें पोंछा नहीं। उसने उन्हें वैसे ही बहने दिया। आंसुओं से तकिया भीग रहा था, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी, और इसी तरह आरव सो गया। बहुत दिनों बाद उसने एक सपना देखा। सपने में किसी ने उसका हाथ पकड़ रखा था, एक औब उन हाथ। वह हाथ उसे पियानो के पास ले गया और उन्होंने साथ में चाबियां दबाईं। टिम टिम करते तारे, आसमान में चमके प्यारे। सपने में आरव मुस्कुरा रहा था। विक्रम सिंह राठौर आगे की सीट पर बैठकर खिड़की से बाहर देख रहे थे। बारिश हो रही थी। बारिश की बूंदें कार की खिड़की पर पड़कर नीचे बह रही थीं और वाइपर लगातार चल रहे थे। ड्राइवर सावधानी से स्टीयरिंग व्हील पकड़े हुए था। सेठ जी, मुझे नहीं पता था कि मौसम इतना खराब हो जाएगा। मैं धीरे धीरे चलाऊंगा, कोई बात नहीं, बस सुरक्षित पहुंचा दो। विक्रम ने संक्षिप्त जवाब दिया और फिर से खिड़की से बाहर देखने लगे। यह 3 दिन का दौरा था, लेकिन आज दोपहर एक क्लाइंट की तबीयत अचानक खराब हो जाने की वजह से सारी मीटिंग्स रद्द हो गईं। मजबूरन उन्हें दौरा बीच में ही छोड़कर लौटना पड़ा। पिछली सीट पर विक्रम की पत्नी प्रिया बैठी थीं। प्रिया भी चुप थीं। शांति होटल में सामान समेटने के लिए रुक गई थी और कल लौटने वाली थी, इसलिए अभी कार में सिर्फ विक्रम और प्रिया ही थे। कार हवेली की ओर बढ़ रही थी। रात के 10 बज चुके थे। अगर सब ठीक रहता तो वे इस समय होटल में आराम कर रहे होते, लेकिन विक्रम घर जाना चाहते थे। वह थक गए थे, मन से भी और शरीर से भी। करीब 1.5 घंटे बाद वे हवेली पहुंचे। मुख्य द्वार से गुजरकर कार दरवाजे के सामने रुकी। विक्रम ने दरवाजा खोला और बाहर निकले। बारिश की आवाज और तेज हो गई। प्रिया भी कार से उतरी और दोनों बिना छाते के जल्दी से दरवाजे की ओर बढ़े। दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखते ही विक्रम रुक गए। एक आवाज आ रही थी, पियानो की आवाज। विक्रम का दिल दहल गया। 20 सालों से जो पियानो कभी नहीं बजा था, आज उसमें से आवाज आ रही थी, और वह भी एक जानी पहचानी धुन। सा सा रे रे गा गा टिम टिम करते तारे। विक्रम के पैर जम गए। उनकी सांसें रुक गईं, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उनके बगल में खड़ी प्रिया ने उनकी बांह पकड़ ली। प्रिया का हाथ कांप रहा था। विक्रम, प्रिया की आवाज कांप रही थी। विक्रम ने प्रिया को देखा। प्रिया का चेहरा पीला पड़ गया था और उनकी आंखें पहले ही आंसुओं से भरी हुई थीं। ये धुन,
प्रिया के होंठ कांप रहे थे। विक्रम भी जानते थे। वह जानते थे कि यह कौन सी धुन है और इसका क्या मतलब है। 20 साल पहले उनका 8 साल का बेटा ध्रुव प्रिया के साथ यही धुन बजाता था। विक्रम के दिमाग में उस दिन की यादें ताज़ा हो गईं। उनकी पत्नी प्रिया बेटे ध्रुव को गोद में लेकर पियानो के सामने बैठी थीं। उन्होंने उसका छोटा सा हाथ पकड़कर चाबियों पर रखा था और साथ में दबाया था। बेटा खिलखिलाकर हंसा था। उसने अपनी अनाड़ी उंगलियों से चाबियां दबाई थीं। एक आवाज निकली थी, साफ और मधुर आवाज। माँ, देखिए, मैंने किया। हाँ मेरे बच्चे, बहुत अच्छे। प्रिया ने बेटे के सिर पर हाथ फेरा था। बेटे ने गर्व से फिर से चाबियां दबाई थीं। टिम टिम करते तारे आसमान में चमके प्यारे। बेटे ने गाना गाया था। प्रिया ने भी साथ में गाया था। दोनों की आवाजें मिलकर लिविंग रूम में गूंज रही थीं। विक्रम सोफे पर बैठकर यह नज़ारा देख रहे थे। उनका दिल अब उन हो गया था। क्या इससे ज्यादा खुशी का कोई पल हो सकता है? उनकी प्यारी पत्नी और बेटा साथ में हंसते हुए पियानो बजा रहे हैं। यही तो स्वर्ग है ना? पापा, आप भी आइए, साथ में बजाइए। बेटे ने विक्रम को बुलाया था। विक्रम मुस्कुराते हुए पास गए। वह बेटे के बगल में बैठ गए। बेटे के छोटे से हाथ ने विक्रम का हाथ पकड़ लिया। पापा, मैं आपको सिखाऊंगा, हाथ ऐसे रखना है। विक्रम ने बेटे के बताए अनुसार चाबियां दबाएं। एक आवाज निकली, बहुत अच्छे पापा। बेटे ने तालियां बजाएं। विक्रम ने बेटे को कसकर गले लगा लिया। बेटे से एक मीठी सी महक आ रही थी। छोटा सा अब उन शरीर। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं मेरे बेटे। मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूं पापा। उस शाम तीनों ने मिलकर पियानो बजाया था। पियानो की धुन तो बेतरतीब थी, लेकिन वे खुश थे। हंसी की आवाजें रुक नहीं रही थीं। और वही आखिरी बार था। वह आखिरी खुशी की याद थी। विक्रम हकीकत में लौट आए। पियानो की आवाज अभी भी आ रही थी। वह अनाड़ी थी। जो भी बजा रहा था वह पियानो बजाने में माहिर नहीं था, लेकिन धुन साफ थी। विक्रम लिविंग रूम की ओर बढ़े। उनके कदम भारी थे। उनका दिमाग उलझा हुआ था। किसकी हिम्मत हुई उस पियानो को छूने की? किसकी हिम्मत हुई उस धुन को बजाने की? प्रिया विक्रम के पीछे नहीं आ सकीं। वह दरवाजे पर ही खड़ी रहीं, दोनों हाथों से अपना मुंह ढंके हुए। आंसू उनके गालों पर बह रहे थे। प्रिया के दिमाग में भी उस दिन की यादें ताज़ा हो गईं। बेटे ने अपना बायां हाथ दिखाया था। वहां एक छोटा सा निशान था, तारे के आकार का निशान। माँ, मेरे हाथ में एक तारा है। अरे वाह, सच में मेरे भी है। प्रिया ने अपना बायां हाथ दिखाया। उसी जगह पर उसी आकार का निशान था। वाह, एक जैसा है। बेटे ने अपना हाथ प्रिया के हाथ पर रख दिया। 2 तारे मिल गए। माँ और मेरे बच्चे के पास एक जैसे तारे हैं। हम खास हैं। माँ, तो हम तारे वाले जुड़वां हुए। हाँ, तारे वाले जुड़वां। दोनों हंसते हुए फिर से पियानो बजाने लगे। वे खुश थे, बहुत ज्यादा खुश थे। प्रिया अब और नहीं सह सकीं। वह गलियारे से होते हुए अपने कमरे की ओर भागीं। दरवाज़ा बंद करके वह बिस्तर पर गिर पड़ीं। तकिया पकड़कर वह जोर जोर से रोने लगीं। मेरा बच्चा, मेरा ध्रुव। उन्होंने अपने हाथ को देखा। वहां अभी भी वह तारा था, लेकिन बेटा नहीं था। अब वह नहीं था। पियानो की आवाज प्रिया के कमरे तक आ रही थी। धीमी थी, लेकिन साफ सुनाई दे रही थी। प्रिया ने अपने कान बंद कर लिए। वह और नहीं सुनना चाहती थी। बहुत दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उनका दिल फट जाएगा। उधर विक्रम लिविंग रूम के दरवाजे पर खड़े थे। पियानो के सामने एक जानी पहचानी पीठ दिख रही थी। नया सफाईकर्मी आरव। विक्रम का दिमाग सुन्न हो गया। गुस्सा उबल पड़ा। उसकी हिम्मत कैसे हुई? उसकी हिम्मत कैसे हुई उस पियानो को छूने की? आरव को अभी तक पता नहीं चला था कि विक्रम आ गए हैं। वह लगातार चाबियां दबा रहा था। उसके कंधे हल्के हल्के कांप रहे थे। लग रहा था जैसे वह रो रहा हो। विक्रम ने मुट्ठियां भींच लीं। नाखून उनकी हथेली में चुभ रहे थे, लेकिन दर्द नहीं हो रहा था। गुस्से ने सारी संवेदनाओं को निगल लिया था। पियानो को छूने की हिम्मत किसने की? विक्रम की आवाज पूरे लिविंग रूम में गूंज उठी। आरव चौंककर पीछे मुड़ा। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और आंखें लाल थीं। सेठ जी। आरव हड़बड़ाकर अपनी जगह से उठा। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। विक्रम आरव के पास गए। उनका चेहरा सख्त था और आंखें ठंडी थीं।
आरव ने सिर झुका लिया। उसकी आवाज कांप रही थी। माफ कीजिए, सच में माफ कीजिए। लेकिन विक्रम का गुस्सा शांत नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ गया। आरव का आंसुओं से भीगा चेहरा, उसकी कांपती आवाज, हर चीज विक्रम को और गुस्सा दिला रही थी, क्योंकि यह सब उन्हें उनके बेटे की याद दिला रहा था। विक्रम ने मुंह खोला। उनकी आवाज ठंडी और तीखी थी। मेरे घर में उस धुन को बजाने की हिम्मत की? तुरंत निकल जाओ। माफ कीजिए, सच में माफ कीजिए। आरव ने एक बार फिर सिर झुकाया। उसकी आवाज कांप रही थी। उसका पूरा शरीर जम गया था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सेठ जी लौट आएंगे। उन्होंने तो कहा था कि 3 दिन बाद आएंगे, फिर इतनी जल्दी कैसे आ गए? विक्रम ने आरव को घूरा। उनकी आंखें ठंडी और तीखी थीं। उनके होंठ कसकर बंद थे और जबड़े की रेखाएं तनाव में थीं। बाकी लोगों ने तुम्हें बताया नहीं था? विक्रम की आवाज धीमी थी, लेकिन उस धीमी आवाज में दबा हुआ गुस्सा भरा था। आरव जवाब नहीं दे सका। उसका मुंह सूख गया था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पियानो को मत छूना, यह साफ साफ कहा गया था, है ना? माफ कीजिए, मुझसे गलती हो गई। गलती हो गई? क्या गलती हो गई कहने से सब खत्म हो जाएगा? विक्रम एक कदम और पास आए। आरव पीछे हटा। उसकी पीठ पियानो से टकरा गई। अब पीछे हटने की जगह नहीं थी। सेठ जी, सच में माफ कर दीजिए, इसका कोई बहाना नहीं है। आरव ने सिर और झुका लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह रो नहीं सकता था। अभी रोने से वह और भी दयनीय लगेगा। विक्रम ने आरव के आंसुओं से भीगे चेहरे को देखा। उसी पल कुछ उनके दिल में चुभा। आरव का चेहरा अजीब तरह से जाना पहचाना लग रहा था। ऐसा लगा जैसे उसे कहीं देखा हो। नहीं, बल्कि वह किसी की तरह दिख रहा था। 20 साल पहले मरे हुए उनके बेटे की तरह। विक्रम ने सिर हिलाया। यह एक बेतुका ख्याल था। शायद आंसुओं की वजह से ऐसा लग रहा होगा। बेटे की याद एक भ्रम पैदा कर रही होगी। लेकिन इस भ्रम ने विक्रम को और गुस्सा दिलाया। इस आदमी की हिम्मत कैसे हुई कि वह मेरे बेटे की याद दिलाए? उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वह मेरे बेटे की बजाई धुन को बजाए? मेरे घर में उस धुन को बजाने की हिम्मत की? विक्रम की आवाज ऊंची हो गई। गुस्सा फट पड़ा। दबी हुई भावनाएं एक साथ बाहर आ गईं। सेठ जी, मैं निकल जाओ, अभी इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। आरव जम गया। वह जानता था कि निकल जाओ का क्या मतलब है। उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। अब वह यहां और काम नहीं कर सकता था। सेठ जी, बस एक बार माफ कर दीजिए। दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। एक बार से बात खत्म नहीं होती। मैंने कितनी सख्ती से चेतावनी दी थी और तुमने उसे नजरअंदाज किया। ऐसे आदमी पर मैं कैसे भरोसा करूं? विक्रम की बातें ठंडी थीं। आरव के पास अब कहने को कुछ नहीं था। सेठ जी सही थे। उसे साफ साफ चेतावनी दी गई थी, पियानो को मत छूना, कभी मत छूना। लेकिन आरव ने उस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। उसने ऐसा क्यों किया? वह खुद को क्यों नहीं रोक पाया? क्या यह सिर्फ जिज्ञासा थी, या फिर वह अजीब सा खिंचाव था? आरव खुद भी नहीं समझा सकता था। बस जब वह पियानो के सामने बैठा तो वह चाबियों को दबाने की इच्छा को रोक नहीं सका। ऐसा लगा जैसे उसका शरीर याद कर रहा हो और उंगलियां अपने आप चल रही हों। सामान बांधो और निकल जाओ, तुरंत। विक्रम ने अब आरव को नहीं देखा। वह मुड़कर लिविंग रूम से चले गए। उनके कदमों की आहट गलियारे में गूंजी और जल्द ही गायब हो गई। आरव वहीं सुन्न खड़ा रहा। उसके पैरों में जान नहीं बची थी। वह गिर पड़ना चाहता था, लेकिन किसी तरह खुद को संभाले रखा। उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। अब वह कहाँ जाएगा? उसके पास लौटने के लिए कोई घर नहीं था। कल से वह कैसे जिएगा, यह सोचकर ही वह घबरा गया। लेकिन इससे ज्यादा दर्द किसी और बात का था। एक अनजानी सी कमी का एहसास। क्यों? उसका दिल इतना क्यों दुख रहा है? क्या सिर्फ नौकरी जाने की वजह से, या कोई और वजह है? आरव ने पियानो को मुड़कर देखा। ढक्कन अभी भी खुला था और चाबियां शांत थीं। थोड़ी देर पहले तक जो चाबियां उसकी उंगलियों से आवाज निकाल रही थीं, अब वे पहुंच से बाहर लग रही थीं। आरव धीरे धीरे पियानो के पास गया और ढक्कन बंद कर दिया। उसकी उंगलियों का सिरा चाबियों से छू गया। यह एक आखिरी अलविदा जैसा था। माफ करना, आरव धीमी आवाज में बुदबुदाया। वह यह किससे कह रहा था, उसे खुद भी नहीं पता था। पियानो से, सेठ जी से, या फिर खुद से। आरव लिविंग रूम से निकलकर अपने कमरे की ओर चला। गलियारा अंधेरा और शांत था।
सिर्फ उसके कदमों की आहट खामोशी को तोड़ रही थी। कमरे में जाकर उसने अपना सामान बांधा। एक बैग ही काफी था। उसके पास वैसे भी ज्यादा कुछ नहीं था। कुछ जोड़ी कपड़े, टूथब्रश और एक पुराना बटुआ, बस यही सब था। करीब 20 मिनट लगे। आरव ने बैग उठाया और कमरे से बाहर निकल गया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुड़कर देखने से और दुख होता। हॉल की ओर जाने वाले गलियारे से गुजरते हुए एक कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर से सिसकने की आवाज आ रही थी। शायद मालकिन थीं। आरव रुक गया। उसका दिल फट रहा था। उसे लगा जैसे उसने किसी को बहुत गहरी चोट पहुंचाई है, लेकिन उसे कैसे दिलासा दे, यह वह नहीं जानता था। और शायद उसे दिलासा देने का कोई हक भी नहीं था। आरव फिर से चलने लगा। उसने दरवाजा खोला। बाहर अभी भी बारिश हो रही थी। ठंडी बूंदें उसके चेहरे पर गिरीं। उसके पास छाता भी नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं, वैसे भी वह पूरा भीगने वाला था। आंसू और बारिश के पानी में कोई फर्क नहीं रहेगा। आरव हवेली से निकल गया। मुख्य द्वार से गुजरकर वह सड़क पर आ गया। उसे कहाँ जाना है, यह वह नहीं जानता था। पहले वह बस स्टॉप की ओर चला, वहां बैठकर सोचेगा। चलते चलते आरव बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। हवेली दूर होती जा रही थी। रोशनी धुंधली हो गई थी और आखिर में वह दिखनी बंद हो गई। आरव के दिल में एक खालीपन भर गया था, जैसे उसने कोई बहुत जरूरी चीज खो दी हो। लेकिन वह क्या थी, उसे नहीं पता था। वह बस स्टॉप पहुंच गया। वह बेंच पर बैठ गया। बारिश से भीगे कपड़े शरीर से चिपककर ठंडे लग रहे थे। वह कांप रहा था, ठंड की वजह से या दुख की वजह से। आरव ने अपने बाएं हाथ के पिछले हिस्से को देखा। जलने का निशान बारिश के पानी से भीगकर और भी साफ दिख रहा था। अचानक उसे पियानो बजाते समय का एहसास याद आया। अब उन था, आरामदायक था, जैसे वह अपने घर लौट आया हो। लेकिन अब वह घर नहीं था। आरव ने सिर झुका लिया। आंसू टपके। वे बारिश के पानी में मिलकर जमीन में समा गए। उधर हवेली में विक्रम अपनी स्टडी में बैठे थे। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। बारिश अभी भी हो रही थी। उनका मन बेचैन था। गुस्सा तो शांत हो गया था, लेकिन एक अजीब सी भावना बची हुई थी। पछतावे जैसी, तड़प जैसी और एक अनजानी सी बेचैनी जैसी। आरव का चेहरा बार बार याद आ रहा था। उसका आंसुओं से भीगा चेहरा, उसकी कांपती आवाज बार बार उनके दिमाग में घूम रही थी। विक्रम ने सिर हिलाया। उन्होंने सही किया। नियम तोड़ने वाले को निकालना ही था। यह एक स्वाभाविक कदम था। लेकिन फिर उनका दिल इतना भारी क्यों लग रहा था? विक्रम स्टडी की खिड़की पर खड़े होकर बरसते हुए रात के आसमान को देखते रहे। आरव को निकाले हुए करीब 2 घंटे हो चुके थे, लेकिन उनका मन अभी भी भारी था। गलियारे के आखिर से प्रिया के रोने की आवाज आ रही थी। विक्रम ने आंखें बंद कर लीं। वह जानते थे कि उनकी पत्नी कितनी तकलीफ में है। वह खुद भी उसी तकलीफ से गुजर रहे थे। आज शाम जब उन्होंने उस पियानो की आवाज सुनी तो 20 साल पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। बेटे ध्रुव के साथ बिताए आखिरी खुशी के पल। विक्रम ने स्टडी की मेज की दराज खोली। सबसे अंदर छिपाकर रखा एक छोटा सा बक्सा निकाला। धीरे से ढक्कन खोला। अंदर पुरानी तस्वीरें थीं। ध्रुव की तस्वीरें। ध्रुव पियानो के सामने बैठा था। यह 7 साल की उम्र में ली गई तस्वीर थी। वह खिलखिलाकर हंस रहा था। उसकी छोटी छोटी उंगलियां चाबियों पर रखी थीं। विक्रम की आंखें भर आईं। 20 साल पहले का वह दिन याद आ गया, जब ध्रुव 8 साल का हुआ। वह वसंत का मौसम था। प्रिया ध्रुव के साथ एक मॉल में गई थीं, नए स्कूल की तैयारी के लिए सामान खरीदने। शाम के करीब 4 बजे थे। विक्रम ऑफिस में काम कर रहे थे। अचानक प्रिया का फोन आया। उनकी आवाज कांप रही थी। विक्रम, ध्रुव। ध्रुव नहीं मिल रहा है। क्या मतलब? हम खिलौनों की दुकान पर थे। मैंने बस एक पल के लिए ध्यान हटाया और वह गायब हो गया। मैं क्या करूं? प्रिया की आवाज में रोना मिला हुआ था। विक्रम तुरंत ऑफिस से निकले। वह मॉल की ओर भागे। प्रिया कर्मचारियों के साथ मिलकर ध्रुव को ढूंढ रही थीं। उनका चेहरा पीला पड़ गया था और आंखें सूजी हुई थीं। विक्रम! प्रिया विक्रम को देखते ही रो पड़ी। विक्रम ने प्रिया को गले लगा लिया। चिंता मत करो, हम उसे जल्द ही ढूंढ लेंगे। वह मॉल में ही होगा। लेकिन ध्रुव नहीं मिला। उन्होंने पूरा मॉल छान मारा। बाथरूम, सीढ़ियां, पार्किंग, हर जगह ढूंढा।
लेकिन ध्रुव नहीं था। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखी। ध्रुव एक अजनबी आदमी के साथ मॉल से बाहर जा रहा था। आदमी ने ध्रुव का हाथ पकड़ रखा था और ध्रुव ने सिर झुकाया हुआ था। विक्रम के माथे पर पसीना आ गया। यह अपहरण था। उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। आदमी का चेहरा टोपी और मास्क से ढंका हुआ था और गाड़ी का नंबर भी पता नहीं चल पाया था। रात के करीब 10 बजे विक्रम का फोन बजा। एक अनजाना नंबर था। हेलो, तुम्हारा बेटा हमारे पास है। एक अजनबी आदमी की आवाज थी। एक कर्कश, ठंडी और बदली हुई आवाज। विक्रम का दिल रुक गया। मेरा बेटा ठीक तो है? अभी तो ठीक है, लेकिन अगर पैसे नहीं दिए तो पता नहीं क्या होगा। कितने? मैं कितने दूं? 1 करोड़। 2 दिन में तैयार करो। ठीक है, मैं दूंगा, सब दूंगा। बस मेरे बेटे को कुछ मत करना। फोन कट गया। विक्रम वहीं गिर पड़े। उनका पूरा शरीर कांप रहा था। बगल में प्रिया ने विक्रम की बांह पकड़ ली। हमारा ध्रुव ठीक है ना? वह ठीक है ना? विक्रम जवाब नहीं दे सके। वह बस प्रिया को गले लगा सके। 2 दिन बाद वे अपहरणकर्ता के बताए पते पर गए। उन्होंने पैसे तैयार कर लिए थे, 1 करोड़ नकद। अपहरणकर्ता के निर्देशानुसार वे पैसे रखकर लौट आए, लेकिन ध्रुव वापस नहीं आया। उसके अगले दिन 1 हफ्ता बीत गया, लेकिन ध्रुव नहीं लौटा। अपहरणकर्ता का भी कोई फोन नहीं आया। पुलिस ने जांच की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। न अपहरणकर्ता का कोई निशान मिला, न ध्रुव का। 3 साल बाद पुलिस स्टेशन से फोन आया। एक दूसरे मामले में पकड़ा गया अपराधी ध्रुव के अपहरण मामले से जुड़ा हुआ था। विक्रम और प्रिया पुलिस स्टेशन भागे। वे पूछताछ कक्ष में गए। एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था। उसकी आंखें धुंधली और बेजान थीं। मेरा बेटा कहाँ है? प्रिया चिल्लाईं। विक्रम ने प्रिया को पकड़ा। आदमी हंसा। वह तो मर चुका है। यह सुनते ही प्रिया वहीं गिर पड़ी। विक्रम की भी सांसें रुक गईं। झूठ, ऐसा नहीं हो सकता। मर चुका है। अपहरण के अगले ही दिन लाश जंगल में फेंक दी थी। कहाँ फेंका था? विक्रम चिल्लाए, लेकिन आदमी चुप हो गया। उसने और कुछ नहीं कहा। पुलिस ने जंगल छान मारा, लेकिन ध्रुव की लाश नहीं मिली। विक्रम और प्रिया विश्वास नहीं कर सके। नहीं, वे विश्वास करना नहीं चाहते थे। जब लाश ही नहीं है तो वे कैसे मान लें कि वह मर चुका है? उसके बाद भी उन्होंने बहुत ढूंढा, लेकिन ध्रुव नहीं मिला। आखिर में उन्हें मानना पड़ा कि ध्रुव अब नहीं लौटेगा। शायद अपहरणकर्ता की बात सच थी। उस दिन के बाद से विक्रम ने किसी को भी पियानो छूने नहीं दिया। वह ध्रुव के साथ की खुशी भरी यादों को वैसे ही सहेजना चाहते थे। विक्रम ने तस्वीर नीचे रख दी। आंसू टपक कर तस्वीर पर गिरे। ध्रुव, माफ करना। पापा तुम्हारी रक्षा नहीं कर सके, माफ करना। विक्रम की आवाज कांप रही थी। गलियारे से प्रिया के सिसकने की आवाज आ रही थी। प्रिया भी ध्रुव के बारे में ही सोच रही होंगी। 20 साल बीत गए थे, लेकिन दर्द वैसा ही था। विक्रम ने बक्सा फिर से बंद कर दिया, उसे दर्राज में गहरा रख दिया। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। बारिश रुक गई थी, लेकिन विक्रम के मन में अभी भी बारिश हो रही थी। उन्हें ध्रुव के साथ तारे देखने वाली रात याद आई। पापा, देखिए, वहां तारा टूट रहा है। उसे टूटता तारा कहते हैं। टूटता तारा इच्छाएं पूरी करता है। सच में? तो मैं भी एक इच्छा मांगूंगा। क्या इच्छा? यह राज्य है। इच्छा बताने से पूरी नहीं होती। ध्रुव ने आंखें बंद करके हाथ जोड़ लिए। उसके छोटे छोटे होंठ हिल रहे थे। विक्रम ने ध्रुव के सिर पर हाथ फेरा। उन्हें तब नहीं पता था कि यह आखिरी बार होगा। विक्रम ने आंखें बंद कर लीं। वह थक गए थे। आज का दिन बहुत लंबा था। विक्रम बिस्तर पर लेटकर छत को देख रहे थे। सुबह के 3 बजे थे, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। आंखें बंद करते ही ध्रुव का चेहरा सामने आ जाता था। उनकी ओर चहकती हुई आवाज, खिलखिलाती मुस्कान, पियानो बजाते छोटे हाथ, और आरव का चेहरा भी याद आ रहा था। उसका आंसुओं से भीगा चेहरा, कांपती आवाज। वह बार बार क्यों याद आ रहा है? उसे तो निकाल दिया है, फिर मन इतना भारी क्यों है? विक्रम ने एक गहरी सांस ली। बगल में प्रिया भी सो नहीं पा रही थीं और करवटें बदल रही थीं। दोनों चुप थे। क्या कहें, यह समझ नहीं आ रहा था। आखिर में विक्रम ने आंखें बंद कर लीं। उन्हें जबरदस्ती सोना ही था।
वे ऐसे पूरी रात नहीं जाग सकते थे। कितना समय बीता होगा। किसी पल विक्रम गहरी नींद में सो गए और उन्होंने एक सपना देखना शुरू किया। सपने में विक्रम लिविंग रूम में थे। पियानो दिख रहा था, ढक्कन खुला हुआ था और चाबियों पर सूरज की किरणें धीरे धीरे पड़ रही थीं। कोई पियानो के सामने बैठा था, एक छोटा बच्चा, करीब 8 साल का लड़का। विक्रम का दिल उछल पड़ा। वह उस बच्चे को जानते थे। वह ध्रुव था। बच्चा अपनी अनाड़ी उंगलियों से पियानो बजा रहा था। टिम टिम करते तारे वह धुन लिविंग रूम में गूंज रही थी। विक्रम पास जाना चाहते थे। वह बेटे को गले लगाना चाहते थे, लेकिन उनके पैर नहीं हिल रहे थे, जैसे वे जमीन में जमे हों। वे एक कदम भी नहीं बढ़ पा रहे थे। पापा। बच्चे ने सिर घुमाया। उसने विक्रम को देखा। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। पापा। बच्चे की आवाज कांप रही थी। विक्रम ने मुंह खोलने की कोशिश की। वह कुछ कहना चाहते थे, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। आप मुझे पहचान नहीं रहे? बच्चे ने पूछा। आंसू उसके गालों पर बह निकले। पापा, मैं हूं ध्रुव। आप मुझे क्यों नहीं पहचान रहे? विक्रम का दिल फट रहा था। उन्होंने पहचान लिया था, जरूर पहचान लिया था। वह उनका बेटा था। वे उसे कैसे नहीं पहचान सकते? ध्रुव। बमुश्किल आवाज निकली, लेकिन आवाज कर्कश और कांपती हुई थी। मैं तो यहीं था, अब जाकर पापा से मिला हूं। विक्रम की सांसें रुक गईं। वह ध्रुव की बात का मतलब नहीं समझ पा रहे थे। यहीं था, इसका क्या मतलब है? ध्रुव, माफ करना। पापा, पापा। विक्रम बात पूरी नहीं कर सके। आंसू बह निकले। ध्रुव ने दुखी आंखों से विक्रम को देखा और फिर से पियानो की ओर सिर घुमा लिया। उसने अपनी उंगलियां चाबियों पर रखीं। पापा, आपको पता है मैं आपको कितना याद करता था। ध्रुव की आवाज धीमी होती जा रही थी। पापा, प्लीज मुझे ढूंढ लीजिए। पियानो की आवाज गूंजी, लेकिन वह आवाज धीरे धीरे धीमी होती गई। ध्रुव का चेहरा भी धुंधला होने लगा। नहीं, मत जाओ, विक्रम चिल्लाए। उन्होंने कदम बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वे अभी भी हिल नहीं पा रहे थे। ध्रुव, मत जाओ प्लीज। ध्रुव गायब हो गया। पियानो भी साथ में गायब हो गया और सिर्फ खाली लिविंग रूम बचा था। विक्रम वहीं घुटनों के बल गिर पड़े। वह जोर जोर से रोने लगे। विक्रम, उठिए। किसी ने विक्रम के कंधे को हिलाया। विक्रम ने आंखें खोलीं। प्रिया उन्हें देख रही थी। प्रिया का चेहरा पीला पड़ गया था और आंखें सूजी हुई थीं। विक्रम, आप ठीक हैं? आप बुरा सपना देख रहे थे। प्रिया की आवाज कांप रही थी। विक्रम उठकर बैठ गए। उनका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सांसें तेज चल रही थीं। मैंने एक सपना देखा, विक्रम बमुश्किल बोले। ध्रुव का सपना। प्रिया की आंखें बड़ी हो गईं। उनके होंठ कांप रहे थे। मैंने भी ध्रुव का सपना देखा। दोनों ने एक दूसरे को देखा। खामोशी छा गई, लेकिन उस खामोशी में बहुत सारी भावनाएं थीं। हमारे ध्रुव ने मुझसे कहा। प्रिया ने पहले बोलना शुरू किया। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन साफ थी। मां, मैं तो यही हूं। आप मुझे क्यों नहीं ढूंढ पा रही हैं? मुझे आपकी बहुत याद आती है। प्लीज मुझे ढूंढ लीजिए, उसने ऐसा कहा। प्रिया की आंखों से आंसू बह निकले। विक्रम की सांसें रुक गईं। उनका सपना भी बिल्कुल ऐसा ही था। प्रिया ने विक्रम का हाथ पकड़ लिया। उनका हाथ ठंडा और कांप रहा था। विक्रम, इसका क्या मतलब है? प्रिया ने पूछा। उनकी आवाज में एक बेताबी थी। क्या हमारा ध्रुव हमसे कुछ कहना चाहता है? विक्रम ने जवाब नहीं दिया। उनका दिमाग उलझा हुआ था। ध्रुव मर चुका है, उन्होंने बमुश्किल यह माना था, लेकिन इस पल विक्रम डगमगा रहे थे। यह सिर्फ एक सपना भी हो सकता है, विक्रम ने सावधानी से कहा। हमने शाम को पियानो की आवाज सुनी थी ना, इसलिए ध्रुव की याद आई और सपना देखा होगा। लेकिन प्रिया ने सिर हिलाया। नहीं, यह सिर्फ एक सपना नहीं है। हम दोनों ने एक ही सपना देखा। क्या यह एक संयोग हो सकता है? प्रिया सही कह रही थी। पति पत्नी एक ही रात में एक जैसा सपना देखें, यह संयोग कहना बहुत अजीब था। ध्रुव हमें कोई संकेत दे रहा है कि वह जिंदा है, वह यही है। प्रिया की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें एक यकीन था। विक्रम चुपचाप खिड़की से बाहर देखने लगे। सुबह हो रही थी, अंधेरा छंट रहा था। क्या ध्रुव सच में जिंदा है?
क्या वह 20 सालों से कहीं था? अगर हाँ, तो वह वापस क्यों नहीं आया? या फिर वह सच में मर चुका है और सपने में अपने माता पिता को अलविदा कहने आया था? विक्रम नहीं जानते थे, लेकिन एक बात पक्की थी, वे इस सपने को भूल नहीं सकते थे। हमें अपने ध्रुव को फिर से ढूंढना होगा, प्रिया ने कहा। 20 साल पहले हम नहीं ढूंढ पाए, लेकिन इस बार बात अलग है। ध्रुव ने हमें संकेत दिया है। जरूर कोई बात है। विक्रम ने प्रिया को देखा। प्रिया की आंखों में एक दृढ़ता थी। 20 साल बाद फिर से जलती हुई उम्मीद की एक चिंगारी। क्या सच में ध्रुव जिंदा है? क्या सच में उसे ढूंढा जा सकता है? विक्रम नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने हार न मानने का फैसला किया। ऑफिस जाते समय कार में भी और मेज पर बैठकर भी विक्रम के दिमाग में बस वही सपना घूम रहा था। मॉनिटर खोलकर वह काफी देर तक सुन्न बैठे रहे। कितना समय बीता, इसका भी उन्हें पता नहीं चला। फाइलें खोलकर भी वह एक लाइन नहीं पढ़ पाए। विक्रम ने मेज की दराज खोली, सबसे अंदर रखी एक तस्वीर निकाली। ध्रुव की 8 साल की उम्र में ली गई आखिरी तस्वीर। खिलखिलाता हुआ चेहरा। विक्रम ने उंगलियों से तस्वीर में बेटे के गाल को सहलाया। सपने में रोते हुए ध्रुव की बातें याद आईं। आप मुझे पहचान नहीं रहे? और बार बार आरव का चेहरा याद आ रहा था। पियानो बजाती हुई पीठ, आंसुओं से भीगा चेहरा, कांपती आवाज। अजीब तरह से ध्रुव जैसा लग रहा था। आंखों का आकार, नाक, या फिर यह सिर्फ एक तड़पते हुए मन का भ्रम था? विक्रम ने फोन उठाया। उन्होंने शांति का नंबर ढूंढा और कॉल बटन दबाया। 3 बार घंटी बजी और फोन उठ गया। जी, सेठ जी, पिछली बार जिस सफाईकर्मी को निकाला था, आरव। हाँ जी, आरव। विक्रम कुछ देर झिझके। क्या ऐसे पूछना अजीब लगेगा? क्या उसके हाथ में कोई खास बात थी? बाएं हाथ के पिछले हिस्से में। फोन पर शांति के सोचने की आवाज आई। पता नहीं जी, मुझे तो कुछ याद नहीं। क्यों? क्या हुआ? बस ऐसे ही पूछ रहा था। कोई निशान नहीं देखा? नहीं। विक्रम ने फोन काट दिया और कुर्सी पर टिक गए। एक खाली सी हंसी निकली। तो यह एक भ्रम ही था। विक्रम को खुद पर शर्म आई। इतनी मूर्खता! अब जाकर कौन सी उम्मीद लगा बैठे थे। दोपहर के करीब 3 बजे विक्रम ने जल्दी घर जाने का फैसला किया। ऑफिस में बैठे रहने से भी कोई काम नहीं हो रहा था और कर्मचारी भी असहज हो रहे थे। कार चलाकर वह घर लौट आए। हवेली के बगीचे में सूखे पत्ते जमा थे और हवा में पत्ते सरसराते हुए गिर रहे थे। दरवाजा खोलकर अंदर आए तो खामोशी थी। लिविंग रूम की घड़ी टिक टिक कर रही थी। प्रिया कमरे में आराम कर रही होंगी और शांति रसोई में रात के खाने की तैयारी कर रही होंगी। विक्रम स्टडी की ओर जाने के लिए गलियारे में चले। तभी रसोई की तरफ से आवाजें आईं। शांति और कोई और बात कर रहे थे। बेचारा आरव। यह आरव के साथ काम करने वाले दूसरे सफाईकर्मी की आवाज थी। हाँ, मुझे भी बहुत बुरा लगा। बेचारा बस 1 हफ्ता ही काम कर पाया। शांति ने एक गहरी सांस लेकर जवाब दिया। विक्रम रुक गए। वह गलियारे के कोने में खड़े होकर सुनने लगे। छिपकर सुनना अच्छी बात नहीं थी, लेकिन आरव की बात हो तो उन्हें सुनना ही था। आपने आरव का हाथ देखा था? बाएं हाथ पर जलने का बड़ा निशान था। विक्रम का दिल धक से रह गया। हाँ, देखा था। काफी पुराना घाव लग रहा था। शायद बचपन में लगा होगा। मुझे भी ऐसा ही लगा। मैंने उससे पूछा था कि कब जला, लेकिन उसे खुद भी याद नहीं। बस कहता था कि बचपन से ही है। बेचारा, अनाथ आश्रम में पला बड़ा है ना, माता पिता को भी नहीं जानता। विक्रम ने दीवार का सहारा लिया। उनके पैरों में जान नहीं बची थी। बायां हाथ, बचपन से जलने का निशान, खोई हुई यादें। जब उन्होंने शांति से पूछा था तो उसने निशान न होने की बात इसलिए कही होगी क्योंकि जलने की वजह से वह दिखा नहीं होगा। ध्रुव के भी बाएं हाथ के पिछले हिस्से में तारे के आकार का निशान था, प्रिया के जैसा ही, उसी जगह पर। क्या सच में? क्या सच में? सेठ जी, शांति की आवाज से विक्रम चौंके। शांति और दूसरा सफाईकर्मी गलियारे में आकर विक्रम को देख रहे थे। आप कब आए? हमने देखा ही नहीं। शांति ने हैरान होकर पास आते हुए कहा। अभी। विक्रम ने बमुश्किल शांत आवाज में कहा। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। सब ठीक तो है? हाँ, ठीक है, बस थोड़ी थकान है, आराम करना होगा। विक्रम ने शांति को हल्के से सिर हिलाया और स्टडी में चले गए। उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। वो मेज तक गए, लेकिन बैठ नहीं पाए।
कुर्सी पकड़कर खड़े रहे। पैर कांप रहे थे, लेकिन साथ ही कोई चीज उनके पूरे शरीर को सहारा दे रही थी। सारी पहेलियां सुलझती हुई लग रही थीं, लेकिन साथ ही यह एक बहुत ही अविश्वसनीय कहानी थी। विक्रम ने मेज की दराज खोली, कर्मचारियों की फाइल निकाली, आरव का बायोडाटा ढूंढा और फिर से खोला। उंगलियों से एक एक लाइन पढ़ते गए। अगर ध्रुव जिंदा होकर अनाथ आश्रम पहुंच गया होता, अगर उसकी पहचान पता नहीं चल पाई होती। विक्रम ने बायोडाटा नीचे रखा और खिड़की से बाहर देखने लगे। बगीचे के पेड़ हवा में हिल रहे थे, सूखे पत्ते घूमते हुए गिर रहे थे। उन्हें पुष्टि करनी थी, लेकिन प्रिया को अभी नहीं बता सकते थे। अगर यह सच न हुआ तो उन्हें एक बार फिर उम्मीद देकर छीनना बहुत क्रूर होगा। विक्रम ने फैसला किया, वह अकेले जाएंगे। विक्रम चुपचाप घर से निकले। कार में बैठकर उन्होंने आरव का पता नेविगेटर में डाला, जो उन्होंने जल्दी से पता किया था। 4 मंजिला पुरानी इमारत के सामने उन्होंने कार रोकी। इंजन बंद करके उन्होंने इमारत को देखा। दरवाजे पर एक बोर्ड लगा था, हैप्पी पीजी। अक्षर फीके पड़ गए थे और एक ट्यूबलाइट टिमटिमाकर बुझ गई थी। विक्रम का दिल दहल गया। यह एक पेइंग गेस्ट हाउस था। अचानक नौकरी से निकाले जाने के बाद उसके पास अच्छा घर ढूंढने का न तो समय था, न ही पैसे। वह जल्दी से बस एक पीजी में ही रह सकता था। विक्रम कार से उतरे। उन्होंने कांच का दरवाजा धकेला और अंदर गए। एक तंग गलियारा था। ट्यूबलाइट की रोशनी ठंडी और पीली थी। गलियारे के आखिर से नूडल्स पकाने की महक आ रही थी। दीवारों से आवाजें आ रही थीं, कहीं से गेम की आवाजें सुनाई दे रही थीं। वह सीढ़ियां चढ़े। दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल। गलियारे के दोनों ओर दरवाजे कतार में लगे थे। 305, 306, 307। हर दरवाजे पर नंबर प्लेट लगी थी। विक्रम 308 नंबर के सामने रुके। यह आरव का कमरा था। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। उन्होंने फिर से खटखटाया। अभी भी शांति थी। विक्रम ने सावधानी से दरवाजे का हैंडल घुमाया। वह बंद नहीं था। दरवाजा खुल गया। उन्होंने एक कदम अंदर रखा। कमरा बहुत छोटा था, शायद 2 गज का भी नहीं होगा। एक बिस्तर, एक मेज, एक छोटी सी दराज, बस यही सब था। खिड़की भी नहीं थी। विक्रम दरवाजे पर खड़े होकर कमरे को देखते रहे। उनका दिल टूट रहा था। आरव यहां रह रहा था। अगर आरव सच में ध्रुव है तो उनका बेटा ऐसी जगह पर। बिस्तर सिंगल बेड से भी छोटा था। चादर पतली और फीकी थी। तकिया चपटा था। शायद बहुत पुराना होने की वजह से उसकी रुई निकल गई थी। मेज पर एक पुराना लैपटॉप रखा था। उसके बगल में एक प्लास्टिक का कप था, जिसमें एक टूथब्रश रखा था। कप के बगल में एक पेन और कुछ कागज थे। कागज पर नौकरी के विज्ञापन लिखे हुए थे। आरव नौकरी ढूंढ रहा था। दराज के ऊपर एक फोटो फ्रेम रखा था। तस्वीर में आरव समुद्र के किनारे खड़ा था, अकेला था। वह मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अकेलापन था। विक्रम कमरे के अंदर गए। उन्होंने छत को देखा। वह नीची थी, हाथ बढ़ाने पर छू सकते थे। वह बिस्तर के किनारे पर बैठ गए। स्प्रिंग की चरमराहट हुई। विक्रम ने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। अगर आरव सच में ध्रुव है तो यह सब उनकी गलती थी। उसकी रक्षा न कर पाने की गलती, उसे न ढूंढ पाने की गलती, उसे न पहचान पाने की गलती, और उसे नौकरी से निकालने की गलती। कुछ देर तक वैसे ही बैठे रहने के बाद विक्रम ने सिर उठाया। उन्होंने मेज पर रखे कप को देखा, उसमें रखे टूथब्रश को देखा। वह उठे और मेज के पास गए। उन्होंने सावधानी से टूथब्रश निकाला। जेब से पहले से तैयार की हुई एक जिप वाली थैली निकाली और टूथब्रश को उसमें डाल दिया। उन्होंने मेज की दराज भी खोली। अंदर कुछ रसीदें, कुछ पेन और एक पुराना रूमाल था। विक्रम ने रूमाल निकाला, उसे खोला। यह सफेद कपड़े का था और कोने पर पीले धागे से तारे का आकार बना हुआ था। 5 नुकीले कोनों वाले तारे के चारों ओर चांदी के धागे से चमक दिखाई गई थी। विक्रम का हाथ कांपने लगा। यह रूमाल प्रिया ने ध्रुव के 7वें जन्मदिन पर बनाया था, लेकिन वह यकीन नहीं कर सकते थे। तारे की कढ़ाई आम थी। बच्चों के रूमाल पर तारे बनाना आम बात थी। यह सिर्फ एक जैसा दिखने वाला कोई और रूमाल भी हो सकता था। उन्होंने रूमाल को मोड़कर जेब में रख लिया।
यह प्रिया को दिखाने के लिए एक सबूत था। विक्रम कमरे से बाहर निकले। उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। गलियारे से होते हुए वे सीढ़ियों से नीचे उतरे। पीजी से निकलकर वे कार में बैठ गए। काफी देर तक वे वैसे ही बैठे रहे। उन्होंने थैली में रखे टूथब्रश को देखा, जेब में रखे रुमाल को छुआ। ये चीजें ही सच बताएंगी। विक्रम ने गाड़ी स्टार्ट की। वे अस्पताल की ओर चल पड़े। सूरज ढल रहा था। आसमान नारंगी रंग का हो गया था और उसके नीचे गाड़ियां कतार में चल रही थीं। अस्पताल पहुंचकर उन्होंने जेनेटिक टेस्टिंग लैब ढूंढा। रिसेप्शन पर खड़े होकर उन्होंने टेस्ट के लिए आवेदन किया। कर्मचारी ने एक फॉर्म दिया। विक्रम ने व्यक्तिगत जानकारी भरी और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। रिपोर्ट आने में करीब 1 हफ्ता लगेगा। ठीक है। विक्रम ने जिप वाली थैली में रखा टूथब्रश दिया। कर्मचारी ने उसे लेकर एक लेबल लगाया और फिर उसने विक्रम के मुंह से सैंपल लिया। एक रुई के फाहे से गाल के अंदर की त्वचा को खुरचा। रिपोर्ट आने पर आपके नंबर पर बता दिया जाएगा। धन्यवाद। वह अस्पताल से बाहर निकले। पार्किंग की ओर चलते हुए विक्रम ने आसमान को देखा। एक तारा दिख रहा था। शाम का पहला तारा। ध्रुव। उस नाम का मतलब आज उन्हें फिर से महसूस हो रहा था। कार में बैठकर घर लौटते हुए विक्रम का दिल धड़क रहा था। 1 हफ्ते बाद उन्हें पता चल जाएगा कि आरव सच में ध्रुव है, उनका 20 साल पहले खोया हुआ बेटा। विक्रम ने स्टीयरिंग व्हील कसकर पकड़ लिया। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की, प्लीज प्लीज ऐसा ही हो। 1 हफ्ता बीत गया। विक्रम के लिए यह 1 साल जैसा लगा। हर सुबह आंख खुलते ही वह सबसे पहले अपना फोन देखते थे। सुबह 4 बजे भी, 5 बजे भी उन्होंने स्क्रीन ऑन की, लेकिन अस्पताल से कोई फोन नहीं आया। मीटिंग रूम में मेज पर भी और रात के खाने की मेज पर भी। जब भी फोन बजता उनका हाथ पहले हिलता था, लेकिन हर बार कोई और नंबर होता था। प्रिया खाने की मेज के उस पार से विक्रम को देख रही थी। आजकल कोई बात है क्या? नहीं, कुछ नहीं, प्रिया ने और नहीं पूछा, लेकिन उनकी आंखों में एक बेचैनी थी। 8वें दिन दोपहर 2 बजे फोन बजा। वह एक मीटिंग में थे। स्क्रीन पर यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल लिखा हुआ था। विक्रम का हाथ कांप गया। माफ कीजिए। वह मीटिंग रूम से निकलकर गलियारे के आखिर में चले गए। खिड़की से बाहर पतझड़ का आसमान दिख रहा था। उन्होंने कॉल बटन दबाया। टेस्ट रिपोर्ट आ गई है। आप आकर सीधे डॉक्टर से मिल सकते हैं। मैं अभी आता हूं। फोन काटकर वह मीटिंग रूम में लौटे और संक्षेप में माफी मांगी। लिफ्ट का इंतजार करने के बजाय वह सीढ़ियों से नीचे भागे। पार्किंग तक दौड़े। कार चलाकर वे अस्पताल की ओर बढ़े। उन्होंने कितने सिग्नल तोड़े, कितनी तेजी से गाड़ी चलाई। विक्रम बेसुध होकर अस्पताल पहुंचे। जेनेटिक टेस्टिंग लैब का वेटिंग रूम शांत था। दीवार पर लगी घड़ी की सुई की टिक टिक की आवाज आ रही थी। विक्रम कुर्सी के किनारे पर बैठ गए। घुटनों पर रखे उनके हाथ अपने आप कांप रहे थे। विक्रम सिंह जी, अंदर आ जाइए। कंसल्टेशन रूम छोटा था। खिड़की से धूप आ रही थी। मेज के उस पार सफेद कोट पहने एक डॉक्टर बैठे थे। लिफाफा फाड़ने की आवाज बहुत तेज सुनाई दी। डॉक्टर ने एक कागज निकालकर विक्रम की ओर घुमा दिया। सबसे नीचे लाल अक्षरों को उन्होंने उंगली से छुआ। पिता पुत्र होने की संभावना 99.99% है। 99.99%। विक्रम ने कागज को देखा। अक्षर धुंधले दिख रहे थे। उनकी आंखों में कुछ भर आया था। एक गर्म बूंद मेज पर टपकी। उन्होंने सिर झुका लिया। दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। आंसू उंगलियों के बीच से बह निकले। उन्हें 20 साल पहले की वह सर्दी याद आई जब उन्होंने ध्रुव के कमरे का दरवाज़ा बंद किया था। खिलौने वैसे ही रखे थे, किताबें वैसी ही थीं, बिस्तर की चादर भी वैसी ही थी। ध्रुव की महक अभी भी थी। विक्रम उस महक को महसूस करते हुए काफी देर तक खड़े रहे थे और फिर दरवाज़ा बंद कर दिया था। फिर कभी नहीं खोला। हर साल ध्रुव के जन्मदिन पर वे एक केक खरीदते थे। मोमबत्तियां हर साल एक एक करके बढ़ती जाती थीं, लेकिन वे ध्रुव को बड़ा होते हुए नहीं देख सकते थे। वे खाली कमरे के सामने केक रखकर मोमबत्तियां जलाते थे। अकेले जन्मदिन का गाना गाते थे। गाना खत्म होने पर वे मोमबत्तियां बुझा देते थे, एक ऐसी इच्छा मांगते हुए जो वे किसी को बता नहीं सकते थे, और फिर केक को कूड़ेदान में फेंक देते थे। वे एक टुकड़ा भी नहीं खा सकते थे। हर साल उसकी बरसी पर वे मंदिर जाते थे।
अगरबत्ती जलाकर प्रार्थना करते थे, हाथ जोड़कर मांगते थे कि वह दूसरी दुनिया में भूखा न रहे, ठंड में न रहे, अकेला न रहे। सपने में कभी कभी ध्रुव दौड़कर गले लगता था, पापा कहने की आवाज़ सुनाई देती थी, लेकिन जब वे उसे गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाते तो ध्रुव गायब हो जाता था। हर बार जागने पर तकिया भीगा होता था। आप ठीक हैं? डॉक्टर ने पानी की बोतल दी। विक्रम ने ढक्कन खोला, हाथ कांप रहे थे और पानी छलक गया। उन्होंने एक घूंट पिया। गला जल रहा था। क्या यह रिपोर्ट गलत हो सकती है? 99.99% का मतलब है कि यह पक्का है। विक्रम ने कागज लेकर लिफाफे में डाल दिया। क्या एक कागज का टुकड़ा इतना भारी हो सकता है? धन्यवाद। उन्होंने डॉक्टर को सिर झुकाकर धन्यवाद दिया। उठने लगे तो पैरों में जान नहीं थी। उन्होंने मेज का सहारा लेकर खुद को संभाला। अस्पताल से निकलकर वे पार्किंग की ओर चले। दोपहर की धूप तेज थी। उन्होंने आंखें सिकोड़ी। कार में बैठकर उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया। लिफाफा आगे की सीट पर रख दिया। स्टीयरिंग व्हील पकड़ा। काफी देर तक वे वैसे ही बैठे रहे और फिर रोना फूट पड़ा। उन्होंने अपना माथा स्टीयरिंग व्हील पर टिका दिया। उनके कंधे कांप रहे थे। ध्रुव, माफ करना। उन्हें पीजी का वह कमरा याद आया। 2 गज से भी छोटा, तंग कमरा, बिना खिड़की का कमरा। वह खुद एक बड़े बेडरूम में सोते थे। मुलायम चादर, अब उन हीटर। ध्रुव एक पतली चादर ओढ़कर छोटे से बिस्तर पर सोता था। वह खुद शांति का बनाया अब उन खाना खाते थे। प्रिया के साथ बैठकर खाना खाते थे। ध्रुव अकेले नूडल्स पकाकर खाता होगा। पीजी के गलियारे के आखिर में बनी रसोई में। माफ करना पापा, कितना समय बीता होगा। रोना कम हुआ। उन्होंने शीशे में देखा। आंखें सूजी हुई थीं। उन्होंने टिश्यू से चेहरा पोंछा। प्रिया को बताना था। उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की और हवेली की ओर चल पड़े। इस बार उन्होंने धीरे धीरे गाड़ी चलाई। सिग्नल का पालन किया, गति का पालन किया। हवेली पहुंचकर उन्होंने प्रिया के कमरे का दरवाजा खटखटाया। प्रिया खिड़की के पास सोफे पर बैठकर किताब पढ़ रही थीं। उन्होंने सिर उठाकर विक्रम को देखा और उनका चेहरा सख्त हो गया। क्या हुआ आपका चेहरा? प्रिया ने किताब नीचे रखकर उठी। विक्रम पास गए और प्रिया का हाथ पकड़ लिया। वह ठंडा था। विक्रम ने प्रिया का हाथ पकड़े हुए कहा, मैं 1 हफ्ते पहले आरव के रहने की जगह पर गया था। आरव? वही। उसके कमरे में मुझे यह मिला। उन्होंने जेब से रूमाल निकाला, प्रिया को दिया। प्रिया ने रूमाल खोला। उन्होंने कोने पर बनी तारे की कढ़ाई देखी। उंगलियों से उसे सहलाया। यह तो मैंने ध्रुव के लिए बनाया था। उनकी आवाज कांप रही थी। मैंने डीएनए टेस्ट करवाया, आरव के टूथब्रश और मेरे डीएनए का। प्रिया ने सांस रोककर विक्रम को देखा। आज रिपोर्ट आई। उन्होंने लिफाफा निकाला, प्रिया को दिया। प्रिया ने कांपते हाथों से कागज निकाला। उन्होंने लाल अक्षर पढ़े। पिता पुत्र होने की संभावना 99.99%। कागज उनके हाथ से छूट गया। जमीन पर गिरने की आवाज आई। प्रिया ने मुंह खोला, लेकिन आवाज नहीं निकली, बस आंसू बह निकले। हमारा ध्रुव। हाँ, आरव ही ध्रुव है। प्रिया ने दोनों हाथों से अपना मुंह ढक लिया और गिर पड़ी। विक्रम ने उन्हें संभाला। दोनों एक दूसरे को पकड़कर रोने लगे। 20 साल, 20 साल। प्रिया की आवाज कांप रही थी और टूट रही थी। वह कहाँ था? उसे कितनी तकलीफ हुई होगी। मुझे पता है। विक्रम भी रोए। उन्होंने प्रिया की पीठ सहलाई। खिड़की से बाहर धूप आ रही थी। धूल के कण धूप में चमक रहे थे। घड़ी की सुई टिक टिक कर रही थी। काफी देर बाद प्रिया ने खुद को संभाला। उन्होंने आंसू पोंछे। हमें अभी जाना होगा। हाँ, चलो। दोनों ने जल्दी से तैयारी की। क्या कहें सबसे पहले? धीरे धीरे बात करेंगे। वह गुस्सा तो नहीं करेगा 20 साल तक, लेकिन हमें मिलना होगा। कार सड़क पर आ गई। सूरज ढल रहा था। आसमान नारंगी रंग का हो गया था। पीजी है ना? हाँ, मेरा बच्चा। प्रिया की आवाज़ टूट गई। विक्रम ने प्रिया का हाथ पकड़ लिया। हैप्पी पीजी। फीके पड़े बोर्ड के अक्षर दिख रहे थे। प्रिया ने इमारत को देखते हुए अपने होंठ भींच लिए। तैयार हो? हाँ। दोनों ने हाथ पकड़कर इमारत के अंदर कदम रखा। 308। विक्रम ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से कदमों की आहट आई। पास आ रही थी। दरवाजे का हैंडल घूमने की आवाज आई। दरवाजा खुला
आरव खड़ा था। नहीं, ध्रुव खड़ा था। विक्रम और प्रिया 20 साल बाद अपने बेटे से मिल रहे थे। आरव ने दरवाजा खोला और सामने खड़े दो लोगों को देखा। सेठ जी और मालकिन थे। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे और आंखें सूजी हुई थीं। मालकिन का हाथ कांप रहा था। सेठ जी अपने होंठ भींच रहे थे। सेठ जी, क्या हुआ? आरव की आवाज कांप रही थी। नौकरी से निकाले जाने के बाद वह उन्हें पहली बार देख रहा था। उसका दिल दहल गया। क्या वे उसकी गलती के लिए उसे और डांटने आए हैं? विक्रम ने मुंह खोला, लेकिन फिर बंद कर लिया। उनका गला भर आया था। वह हमेशा यह कहना चाहते थे, लेकिन अब जब कहने का समय आया तो आवाज नहीं निकल रही थी। बगल में प्रिया आरव को देख रही थी। आंसू रुक नहीं रहे थे। यह चेहरा, यह आंखें बचपन के ध्रुव जैसी ही थीं। क्या हम अंदर आकर बात कर सकते हैं? विक्रम बमुश्किल बोले। उनकी आवाज फट रही थी। आरव पीछे हट गया। दोनों छोटे से कमरे में दाखिल हुए। प्रिया ने कमरे को देखकर महसूस किया कि उनका दिल फट जाएगा। ऐसी तंग जगह में उनका बेटा अकेला रह रहा था। तीनों के बीच खामोशी छा गई। प्रिया एक पल के लिए भी आरव से नजरें नहीं हटा सकीं। भौहों का आकार, नाक का सिरा, होंठों की रेखा, सब कुछ ध्रुव जैसा था। वह हाथ बढ़ाकर उसे छूना चाहती थीं। क्या यह एक सपना तो नहीं है? क्या जागने पर सब गायब तो नहीं हो जाएगा? प्रिया ने कांपते हाथों से अपना मुंह ढक लिया। दरअसल विक्रम ने बोलना शुरू किया। उन्होंने एक गहरी सांस ली। उनका दिल फटने वाला था। आरव, हमें तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। आरव ने घबराए हुए चेहरे से दोनों हाथ घुटनों पर रख लिए। विक्रम ने कांपते हाथों से जेब से एक लिफाफा निकाला। उन्होंने आरव को दिया। पहले यह देखो। आरव ने लिफाफा लिया। ढक्कन खोलकर उसने कागज निकाला। आंखों से अक्षर पढ़े। डीएनए टेस्ट रिपोर्ट, पिता पुत्र होने की संभावना और उसके नीचे संख्या 99.99%। आरव के हाथ से कागज फिसलने वाला था। उसने फिर से पकड़ा, फिर से पढ़ा। अक्षर हिलते हुए दिख रहे थे। यह क्या? आवाज नहीं निकल रही थी, बस होंठ हिल रहे थे। विक्रम ने आंखें बंद कर लीं। आरव, तुम, उन्होंने एक सांस छोड़ी। तुम हमारे बेटे हो? खामोशी छा गई। एक लंबी गहरी खामोशी। आरव ने कागज को देखा। अक्षर नहीं दिख रहे थे। आंसू भर आए थे। बेटा, मेरे माता पिता थे। ये कहते ही आंसू फूट पड़े। वह पूरी जिंदगी अकेला था। अनाथ आश्रम की टीचरों ने कहा था, तुम्हें छोड़ दिया गया है, तुम्हें कोई लेने नहीं आएगा। वह इसी बात को मानकर जिया था। उसने सोचा था कि परिवार जैसी कोई चीज उसके लिए नहीं है। प्रिया ने मुंह खोला। उनकी आवाज टूट रही थी। हमने तुम्हें 20 साल पहले खो दिया था। आंसू उनके गालों पर बह निकले। एक मॉल में माँ ने बस एक पल के लिए ध्यान हटाया था। बस एक पल के लिए। प्रिया और नहीं बोल सकीं। उन्हें उस दिन की याद आ गई। ध्रुव को ढूंढते हुए पागलों की तरह मॉल में भागना, पुलिस में रिपोर्ट करना, अपहरणकर्ता का फोन आना, सब कुछ कल की तरह ताज़ा था। तुम्हारा अपहरण हो गया था। हमने पैसे दिए, लेकिन उन्होंने तुम्हें वापस नहीं किया। प्रिया की आवाज सिसकियों में बदल गई। हमने ढूंढने की कोशिश की, पागलों की तरह ढूंढा, लेकिन हम तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाए। विक्रम ने बात आगे बढ़ाई। अपहरणकर्ता ने कहा था कि तुम मर चुके हो। विक्रम की आवाज भी कांप रही थी। आंसू बह निकले। पापा तुम्हारी रक्षा नहीं कर सके। आरव ने सिर हिलाया। उसने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। उसकी आवाज कांप रही थी। सेठ जी, अगर आप मुझे सजा देना चाहते हैं तो कोई और तरीका अपनाइए। यह बहुत ज्यादा है। आपको पता है मैं माँ पापा पाने की कितनी इच्छा रखता था। अगर आपको पता होता कि मैं अनाथ आश्रम में कैसे पला बढ़ा हूं तो आप ऐसा नहीं करते। शायद अपहरणकर्ताओं ने तुम्हें छोड़ दिया होगा, तुम्हारी पहचान मिटाकर। इसलिए हम तुम्हें नहीं ढूंढ पाए। आरव सांस नहीं ले पा रहा था। उसका दम घुट रहा था। क्या यह सच हो सकता है? क्या सच में उसके कोई माता पिता थे? क्या सच में कोई उसे ढूंढ रहा था? रूमाल याद है? विक्रम ने पूछा। तुम्हारी दराज में जो रूमाल था, जिस पर तारे की कढ़ाई थी। आरव चौंक गया। कोने पर तारे की कढ़ाई वाला रूमाल, उसके पास की एकमात्र चीज। वह बचपन से उसके पास था। उसे नहीं पता था कि वह कहां से आया, बस वह उसका था।
जब भी वह अकेला महसूस करता, वह उसे निकालकर देखता था। वह रुमाल मैंने तुम्हें बनाकर दिया था, प्रिया ने कांपती आवाज में कहा। 7वें जन्मदिन का तोहफा था। मैंने उस पर तारा बनाया था। मेरे बेटे को तारे बहुत पसंद थे। प्रिया की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। टिम टिम करते तारे, उसे वह गाना सबसे ज्यादा पसंद था। वह मां के साथ पियानो पर बजाता था। आरव की सांसें रुक गईं। तारा, पियानो, टिम टिम करते तारे, ये शब्द उसके दिल में चुभ रहे थे। उसका दिल इतना क्यों दुख रहा है? आंसू क्यों आ रहे हैं? विक्रम ने सावधानी से कहा, तुम्हारे बाएं हाथ के पिछले हिस्से में जलने का निशान है ना? उसके नीचे एक निशान रहा होगा, तारे के आकार का निशान। आरव ने अपने बाएं हाथ को देखा। उभरा हुआ जलने का निशान। वह बचपन से था। कैसे बना, उसे याद नहीं था। निशान मैंने कभी नहीं देखा। प्रिया उठी, घुटनों के बल आरव के सामने बैठ गईं। कांपते हाथों से उन्होंने आरव का बायां हाथ पकड़ा। ओब उन था। प्रिया के हाथ से ओब उनता महसूस हो रही थी। यहां था। प्रिया ने जलने के निशान के एक कोने को सावधानी से छुआ। मेरे भी वही निशान है, उसी जगह पर। प्रिया ने अपना बायां हाथ दिखाया। सच में था, तारे के आकार का निशान। आरव ने अनजाने में कांपते हाथों से अपना हाथ प्रिया के हाथ पर रख दिया। हम तारे वाले जुड़वाओं कहते थे। प्रिया की आवाज कांप रही थी। मां और मेरे बच्चे के पास एक जैसे तारे हैं। हम खास हैं। आरव के दिमाग में कुछ याद आया। धुंधला था, लेकिन साफ था। एक औब उन हाथ, एक कोमल आवाज, पियानो की आवाज, तारे वाले जुड़वां। वह बुदबुदाया। उसे समझ आ रहा था। नहीं, वह जानता था। उसका शरीर याद कर रहा था। उसका मन याद कर रहा था। हमने टिम टिम करते तारे भी साथ में बजाया था, पियानो पर। प्रिया ने आगे कहा। आरव ने आंखें बंद कर लीं। उसे लगा जैसे पियानो की आवाज सुनाई दे रही हो। उसे लगा जैसे कोई उब उन हाथ उसका हाथ पकड़ रहा हो। एक कोमल आवाज सुनाई दी। शाबाश मेरे बच्चे, मां को तुम पर बहुत गर्व है। मां, यह शब्द उसके मुंह से निकला। आरव भी हैरान था, लेकिन यह स्वाभाविक था। उसने पूरी जिंदगी यह शब्द कभी नहीं बोला था। फिर यह इतना स्वाभाविक कैसे हो सकता है? प्रिया अब और नहीं सह सकीं। उन्होंने आरव को गले लगा लिया, कसकर गले लगा लिया। 20 साल बाद वे अपने बेटे को गले लगा रही थीं। छोटा सा शरीर अब इतना बड़ा हो गया था, लेकिन गोद की औबुनता वैसी ही थी। माफ करना, सच में माफ करना। प्रिया की आवाज सिसकियों में बदल गई। मां तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकी, माफ करना। 20 साल तुम्हें कितनी तकलीफ हुई होगी। प्रिया का शरीर कांप रहा था। आरव का कंधा भीग गया। आंसू थे, गर्म आंसू। आरव को पहले समझ नहीं आया कि क्या करे, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने हाथ उठाकर प्रिया को गले लगा लिया। वह पहली बार अपनी मां को गले लगा रहा था, लेकिन यह अजनबी नहीं था, बल्कि वह इसे तरस रहा था, जैसे वह पूरी जिंदगी इसे तरसता रहा हो। मां, उसने फिर से बुलाया, इस बार और साफ। आंसू फूट पड़े। पूरी जिंदगी के दबे हुए आंसू एक साथ बाहर आ गए। मां, मां, वह बुलाता रहा। उसे नहीं पता था कि यह शब्द इतना उबउन हो सकता है, इतना दिल को भरने वाला हो सकता है। प्रिया ने उसे और कसकर गले लगा लिया। उन्होंने आरव की पीठ सहलाई, 20 साल पहले की तरह। सोने से पहले वह उसकी पीठ सहलाती थी। कोई बात नहीं, अब सब ठीक है। मां यहीं है, अब तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। विक्रम भी पास आए। उन्होंने दोनों को गले लगा लिया, बेटे और पत्नी को अपनी बाहों में भर लिया। तीनों एक दूसरे को पकड़कर रोए। विक्रम के कंधे भी कांप रहे थे, आंसू बह निकले। उन्होंने सीखा था कि मर्द रोते नहीं, लेकिन वे खुद को रोक नहीं सके। ध्रुव, विक्रम ने बुलाया। पापा, पापा तुमसे माफी मांगते हैं। उनकी आवाज फट रही थी। तुम्हारी रक्षा नहीं कर सके, माफ करना। तुम्हें नहीं ढूंढ पाए, माफ करना। आरव, नहीं। ध्रुव ने सिर हिलाया। विक्रम की गोद में, नहीं, नहीं। उसका गला भर आया था। पापा, पापा, यह शब्द भी उसने पहली बार बोला था, लेकिन यह स्वाभाविक था। उसे नहीं पता था कि यह इतना उबउन हो सकता है। तीनों काफी देर तक वैसे ही एक दूसरे को गले लगाए रहे, जैसे समय रुक गया हो, जैसे दुनिया में सिर्फ वे ही हों।
20 साल का फासला आंसुओं में घुल गया। काफी देर बाद प्रिया ने खुद को संभाला। उन्होंने ध्रुव का चेहरा दोनों हाथों से पकड़ा, आंसू पोंछे, गाल सहलाए। बहुत तकलीफ हुई, है ना? कितना अकेलापन था, कितना डर लगा होगा। ध्रुव ने सिर हिलाया। आवाज नहीं निकल रही थी, गला भर आया था, लेकिन बिना कहे ही वे समझ रहे थे। प्रिया की आंखें सब कुछ समझ रही थीं। अब सब ठीक है, अब माँ पापा हैं, अब तुम अकेले नहीं हो, प्रिया ने कहा। विक्रम ने भी ध्रुव के कंधे पर हाथ रखा। घर चलो, हमारे घर, जहां तुम्हें होना चाहिए। ध्रुव ने कमरे को देखा। 2 गज से भी छोटा, तंग कमरा, पुरानी चादर, फीके पर्दे, दरारें, यही सब था जो उसके पास था। लेकिन क्या अब सब बदल जाएगा? क्या सच में सब ठीक हो जाएगा? ध्रुव ने सावधानी से पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। क्या मैं सच में आपका बेटा हूं? कहीं कोई गलती तो नहीं हुई? विक्रम ने सिर हिलाया। उन्होंने ध्रुव का हाथ पकड़ा। कोई गलती नहीं हुई, तुम हमारे बेटे हो। ध्रुव, ध्रुव। यह नाम सुनकर उसके दिल में कुछ चुभा। यह अजनबी नहीं था, बल्कि यह एक प्यारा नाम था, जैसे यह उसका ही नाम हो। ध्रुव, उसने दोहराया। मुंह से स्वाभाविक रूप से निकला। अजीब था। पहली बार सुना हुआ नाम इतना जाना पहचाना कैसे लग सकता है? प्रिया मुस्कुराई, आंसुओं के साथ। हां, ध्रुव, मेरे बच्चे का नाम, कि वह तारे की तरह चमके, इसलिए यह नाम रखा था। ध्रुव फिर से रो पड़ा। दिल की गहराइयों से कुछ बाहर निकला। वह पूरी जिंदगी अकेला था। एक त्यागा हुआ बच्चा, एक प्यार से वंचित बच्चा। वह इसी बात को मानकर जिया था। लेकिन नहीं, उसके भी परिवार था। उसे प्यार करने वाले लोग थे। बस वे उसे ढूंढ नहीं पाए थे। लेकिन अब उन्होंने ढूंढ लिया है। वे फिर से मिल गए हैं। विक्रम ने ध्रुव के कंधे पर थपकी दी। सामान बांधने की जरूरत नहीं है। घर पर सब कुछ है। तुम्हारा कमरा भी वैसा ही है, और हम नए कपड़े भी ले आएंगे। अभी चलें? हां, अभी। अब तुम यहां और नहीं रह सकते। विक्रम की आवाज में एक दृढ़ता थी। वह अपने बेटे को अब ऐसी जगह पर नहीं रख सकते थे। तीनों पीजी से बाहर निकले। गलियारे से होते हुए वे नीचे उतरे। ध्रुव ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह दोबारा यहां कभी नहीं लौटेगा। वे कार में बैठ गए। ध्रुव पिछली सीट पर बैठा। प्रिया उसके बगल में चिपक कर बैठ गईं। उन्होंने उसका हाथ नहीं छोड़ा, जैसे छोड़ने पर वह गायब हो जाएगा। विक्रम ड्राइविंग सीट पर बैठे। उन्होंने शीशे से ध्रुव को देखा। आंखें मिलीं। विक्रम मुस्कुराए। ध्रुव भी मुस्कुराया। कार चल पड़ी। खिड़की से बाहर सड़कें गुजर रही थीं। ध्रुव ने अपना माथा खिड़की पर टिका दिया। आंसुओं के निशान सूखे नहीं थे, लेकिन दिल अब उन था। प्रिया ने ध्रुव का हाथ कसकर पकड़ लिया। ध्रुव ने प्रिया को देखा। प्रिया मुस्कुरा रही थी, आंसुओं के साथ। ठीक हो? हां, मैं ठीक हूं, सच में। अगर कभी मुश्किल लगे तो बताना। धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। हमारे पास बहुत समय है। अब हम पूरी जिंदगी साथ रहेंगे ना? ध्रुव ने सिर हिलाया। उसने प्रिया का हाथ और कसकर पकड़ लिया। वे हवेली पहुंचे। मुख्य द्वार से गुजरकर कार दरवाजे के सामने रुकी। ध्रुव कार से उतरा। उसने हवेली को देखा। कुछ दिन पहले तक वह यहां सफाईकर्मी का काम करता था। उसे नौकरी से निकालकर भगा दिया गया था, लेकिन अब सब कुछ अलग लग रहा था। यह उसका घर है। यह वह जगह है जहां उसे होना चाहिए। चलो अंदर। विक्रम ने दरवाजा खोला। ध्रुव ने धीरे धीरे देहरी पार की। लिविंग रूम दिखा और पियानो दिखा। उसके कदम अपने आप उस ओर बढ़ गए। वह पियानो के सामने खड़ा हो गया। ढक्कन बंद था, लेकिन अब वह अलग दिख रहा था। यह एक निषिद्ध वाद्ययंत्र नहीं था। यह एक ऐसा वाद्ययंत्र था जो उसका इंतजार कर रहा था। खोलो, प्रिया ने कोमलता से कहा। ध्रुव ने कांपते हाथों से ढक्कन खोला। चाबियां सामने थीं। सफेद और काली चाबियां करीने से सजी थीं। सूरज की किरणें चाबियों पर पड़ रही थीं। ध्रुव पियानो के सामने बैठ गया। उसने अपने हाथ चाबियों पर रखे। एक गहरी सांस ली। दिल धड़क रहा था। टिम टिम करते तारे धुन लिविंग रूम में गूंज उठी। अनाड़ी थी, लेकिन उपउन आवाज थी। प्रिया ध्रुव के बगल में बैठ गईं। विक्रम भी दूसरी तरफ बैठ गए। तीनों ने मिलकर चाबियां दबाईं। हाथ एक दूसरे पर आ गए। पिता का हाथ, मां का हाथ, बेटे का हाथ। धुन जारी रही। ये वैम्बी नहीं थी।
लय गलत थी और सुर भी कभी कभी भटक जाते थे, लेकिन यह सुंदर थी, दुनिया की सबसे सुंदर धुन। गाना खत्म हुआ। तीनों ने चाबियों से हाथ हटा लिए। उन्होंने एक दूसरे को देखा। आंसू बह रहे थे, लेकिन वे मुस्कुरा रहे थे। शाबाश मेरे बच्चे, प्रिया ने कहा। उन्होंने ध्रुव के सिर पर हाथ फेरा, कोमलता से, धीरे धीरे। जिंदा रहने के लिए धन्यवाद, वापस आने के लिए धन्यवाद। ध्रुव ने दोनों को गले लगा लिया, कसकर गले लगा लिया। अब और शब्दों की जरूरत नहीं थी, बस साथ होना ही काफी था। अब वह अकेला नहीं था, उसका परिवार था। खिड़की से बाहर सूरज ढल रहा था। शाम की लाली ने पूरी दुनिया को लाल रंग में रंग दिया था। पियानो पर रोशनी पड़ रही थी, चाबियां चमक रही थीं। विक्रम ने दोनों को देखा, पत्नी और बेटे को साथ में। अब वे फिर से खुश हो सकते हैं, बस ये दो लोग हों तो। प्रिया ने ध्रुव को गले लगाकर आंखें बंद कर लीं। गोद की ओब उनता महसूस हो रही थी, एक जिंदा ओब उनता। यह इस बात का सबूत था कि यह सपना नहीं है। ध्रुव ने दोनों की गोद में पहली बार सुरक्षा महसूस की। यह वह जगह थी जिसे वह पूरी जिंदगी ढूंढ रहा था। यह घर था, यह वह जगह थी जहां उसे होना चाहिए था। खोया हुआ तारा लौट आया था। वह तारा अब फिर से चमकेगा, अपने परिवार के साथ। अब वह अकेला नहीं था, अब वह एक त्यागा हुआ बच्चा नहीं था। ध्रुव ने आंखें बंद कर लीं। दोनों की ओबुनता ने उसके पूरे शरीर को घेर लिया। ओबुन था, उसे नहीं पता था कि इतना ओबुन भी हो सकता है। दिल की गहराइयों में कुछ भर रहा था, वह जगह जो पूरी जिंदगी खाली थी। मैं आपसे प्यार करता हूं, ध्रुव धीमी आवाज में बोला। यह उसने पहली बार कहा था। किसी से प्यार करता हूं कहना पहली बार था। माँ, पापा, मैं आपसे प्यार करता हूं। प्रिया और विक्रम ने उसे और कसकर गले लगा लिया। आंसू रुक नहीं रहे थे, लेकिन वे खुश थे। क्या इससे ज्यादा खुशी हो सकती है? हम भी तुमसे प्यार करते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा, प्रिया ने जवाब दिया। विक्रम ने भी सिर हिलाया। प्यार करता हूं बेटा। विक्रम की आवाज कांप रही थी, लेकिन दृढ़ थी। तीनों काफी देर तक वैसे ही एक दूसरे को गले लगाए रहे। कितना समय बीता उन्हें नहीं पता था। यह जरूरी भी नहीं था। उन्होंने सोचा कि यह पल हमेशा के लिए रुक जाए। बाहर से चिड़ियों की आवाज आई। शाम के पंछी अपने घोंसलों में लौट रहे थे। ध्रुव भी अब अपने घोंसले में लौट आया था। पियानो शांत खड़ा था। अब वह एक निषिद्ध वाद्य यंत्र नहीं था। अब वह दुख का प्रतीक नहीं था। अब वह पियानो एक चमत्कार का सबूत था। एक चमत्कार जिसने परिवार को फिर से मिला दिया था। और अब इस पियानो से खुशी की धुनें निकलेंगी। वे धुनें जो तीनों मिलकर बजाएंगे, टिम टिम करते तारे की तरह सुंदर, चमकने वाली धुनें। अगर आज की कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब और लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं और कमेंट में बताएं कि आपने यह कहानी कहाँ सुनी। हम प्रार्थना करते हैं कि आप वहाँ हमेशा खुश रहें।